बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ के सेमिनार के खिताब से। उनका कहना था कि इंसानों में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर को उलमा खत्म कर सकते हैं। आज पाकिस्तान और दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर जुल्म का बाजार गर्म है, जबकि लाहौर के जामिया नईमिया में सेमिनार से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि दीन के नाम पर इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। जिहाद के पाकिज़ा तस्वुर को मसख किया गया है और हम फतवों से आगे निकलना चाहते हैं। उन्होंने शुरका को बताया कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म का इजहार किया। अमन हर पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मज़ीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। और आज हमारा दर्द दिल क्या है? आज पाकिस्तान और दुनिया भर में इस्लाम जैसे दीन अमन के नाम पर जिस तरह जुल्म का बाजार गर्म है और इंसानों के दरमियान नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, उसका तर्याक आप ही के पास है। आप ही ने दीन को उन लोगों से आज़ाद करवाना है जिन्होंने अपने मज़मूम मकासद के लिए इसे यरगमाल बना रखा है। और इससे पहले दावतनामों के बावजूद उलमा को जामिया नईमिया में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया गया। मुश्तल अफराद ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गढ़ी शाहू के इलाके में दुकानें बंद करवा दी गई थीं। आपको यहाँ पर बताते चलें कि दावतनामों के बावजूद उलमा को जामिया नईमिया में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया गया। मुश्तल अफराद ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की थी और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। गढ़ी शाहू के इलाके में दुकानें भी बंद करवा दी गई थी और कारोबारी शख्सियात को भी शदीद परेशानी का सामना उठाना पड़ा था। रोजमर्रा की जिंदगी वहां पर मुतासिर हुई। आपको बताते चलें कि उलमा की जानिब से भी दाखिले की इजाजत न मिलने पर एहतजाज किया गया। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आसिम, बताइएगा किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा वहां पर मुकामी लोगों को? जी बिल्कुल, जामिया नईमिया जो है ये गढ़ी शाहू के बिल्कुल जो मोहम्मद नगर इलाका है उसके बिल्कुल स्टार्ट पे ही वाक़ है और इंतहाई अहम कारोबारी जो है इस जगह को भी कहा जा सकता है कि मार्केट्स है। और आज वज़ीर आज़म की आमद के बाइस जो है पूरा जो मेन इलामा इकबाल रोड है जो गढ़ी शाहू के अंदर आता है, वहाँ पर हर तरह की ट्रैफिक को भी रोका गया। जब वज़ीर आज़म पहुंच चुके थे उससे कबल वहाँ पर हर तरह का जो कारोबारी जिंदगी था वो भी मुअत्तल रहा। और इस मौके पर जो है अहम नोयत सुकत हुई कि लोग जब दावतनामे लेके आए और गेट के ऊपर जामिया नईमिया के अंदर उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया और वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान खड़े थे, खासतौर पर जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के अफराद थे, उनका ये कहना था कि 10 बजे के बाद उन्होंने हर तरह का दाखिला बंद कर दिया है, इसलिए वो किसी को इंटरटेन नहीं करेंगी। इस हवाले से जब उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान से बात की तो उन्होंने ये कहना था कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो हमारी स्पुर्द नहीं है, हम तो एज अ गेस्ट किए हैं और जामिया नईमिया की जो सिक्योरिटी है वो तमाम मामले को देख रही है। लेकिन लोगों ने शदीद वहाँ पर एहतजाज भी किया, नारेबाजी की और हुकूमती जो वज़ीर आज़म की दावत पर वहां पर वो पहुंचे थे उन तमाम लोगों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और जो कार्ड्स थे उन्होंने उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि एहतजाज ने फिर कोई असर दिखाया? उनको दाखिले की इजाजत मिली क्या? नहीं, उसमें असर क्या दिखाना था। उसके बाद मामला ये हुआ कि पुलिस ने पहले उन्हें ये कहा कि हम आपको अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद उन्हें साइड पे ले गए और जो अफराद थे उन्हें वहां से एक कमरे में जाके बिठा दिया गया और ये कहा गया है कि थोड़ी देर बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी अपडेट करता चलूँ कि अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है यहाँ से IG ऑफिस जा रहे हैं। IG ऑफिस में एक अहम इजलास है और पंजाब में जो कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया है पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, उसका आज इफ्तिताह करेंगे और वहाँ पर उनकी ये भी मुतवक्को है कि वो सियासी गुफ्तगू भी वहाँ पर करेंगे, क्योंकि अब आज की जो यहाँ पर जामिया नईमिया में जितनी भी उन्होंने अपना खिताब किया वो बिल्कुल एक सेट पैटर्न के ऊपर था और उसके अंदर सिर्फ उन्होंने इस्लाम की तालीमात और उसके अलावा जो मिंबर का मुकाम है उसके ऊपर उन्होंने बात की। और अभी तकरीबन आधे से 1 घंटे के दरमियान जो है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ CPO में दुकानें बंद करवा दी गई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी, जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
अब रुख करते हैं कराची का, जहां लांडी की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर 18 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत कम होने के बजाय इस वक्त मजीद बढ़ गई है और फैक्ट्री की तीसरी मंजिल और दीवारें भी गिर गई हैं। हम खबर से आपको आगाह करें कराची से, जहां लांडी की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर 18 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। आग की शिद्दत कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई है। कराची के इलाके लांडी में गारमेंट फैक्ट्री में आग जुम्मे की सपहर लगी। फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के इंतजामात मौजूद न थे, इसलिए भड़कते हुए शोलों ने देखते ही देखते फैक्ट्री की तीनों मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 16 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 2 वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास मतलूबा सहूलतें मौजूद नहीं। 10 घंटे बाद फायर फाइटर मखदूश इमारत में दाखिल हो पाए। आग की शिद्दत में पहले से कमी वाक़ई हुई, लेकिन हाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मोहम्मद हम्माद, नियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लांडी में फैक्ट्री में लगी आग से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ रजब अली से। जी रजब अली। हम इस वक्त लांडी कदाफी टाउन में उस फैक्ट्री के बाहर मौजूद है जिसमें कल दोपहर आग लगी थी और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुलिस्तान फायर स्टेशन के इंचार्ज, जो कि रात भर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है मसरूफ रहे। हम इनसे इस हवाले से बात करेंगे। आग जो थी फैक्ट्री के फ्रंट हिस्से पे लगी हुई थी और ये वहीं पे लगी थी, और क्योंकि फैक्ट्री का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, 2 से 2.5 एकड़ पे है ये और कवर्ड है, लेकिन वो आग को आगे नहीं जाने दिया गया। आग को वहीं ब्रेक किया उसको। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, काबू पा लिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो मौजूद थे गुलिस्तान फायर स्टेशन के इंचार्ज। बताया जा रहा है कि मौसमी तब्दीली की वजह से, चूंकि कल जो है वो हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से फैक्ट्री के एक हिस्से में लगने वाली आग ने फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया था। फैक्ट्री में जो है वो 700 से ज्यादा जो है वो मुलाजमीन काम करते थे, जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया था। फैक्ट्री का एक बड़ा हिस्सा जो है बचा लिया गया, जबकि एक हिस्सा फैक्ट्री का मुनहदम हो चुका है। अब भी आग लगी हुई है और बताया जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों में जो है आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी, अभी आपको बताएं कि कराची में आए रोज आग के बड़े वाकयात रूनुमा होने लगे हैं। फायर ब्रिगेड को बेहतर बनाने के बजाय इदारों में इख्तियारात की जंग छिड़ चुकी है। कराची के मेयर ये कहते हैं कि फायर ब्रिगेड की बेहतरी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वजीर बल्दियात जाम खान शोरो ने भी अपनी जान छुड़ा ली। उनका यह कहना है कि फायर ब्रिगेड का महकमा उनके नहीं, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार में है। आए रोज आतिश ज़दगी के बड़े वाकयात, अवाम पिस गए। कीमती इंसानी जानों के ज़िया के 7 करोड़ों रुपए की इमलाक और सामान भी आग की नजर होने लगा। ताहम कराची के इदारों को इख्तियारात की हवस से ही फुर्सत नहीं। अवामी मसाइल कौन हल करेगा? जिम्मेदारान मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। कराची के मेयर वसीम अख्तर ने फायर ब्रिगेड की बेहतरी को महकमा बल्दियात की जिम्मेदारी करार देकर जान छुड़वा ली, जबकि वजीर बल्दियात भी फौरी साइडलाइन हो गए। कहते हैं फायर ब्रिगेड का महकमा लोकल गवर्नमेंट के पास है। कराची के शहरियों का कहना है कि उनके मसाइल हल करने में कोई संजीदा नहीं। जो इख्तियार में आता है वो सिर्फ इख्तियारात के मजे लूटता है। कराची में लांडी की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग पर 18 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत कम होने के बजाय मजीद बढ़ती चली जा रही है और फैक्ट्री की तीसरी मंजिल और दीवारें भी गिर गई हैं। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेंगे। रजब, बताइएगा क्या वजह है कि आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा बल्कि आग बढ़ती चली जा रही है? जी बिल्कुल, अब जो है वो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। कल दोपहर लगने वाली आग जो आग तकरीबन 22 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो गुजर चुका है और इमारत का जो है वो एक हिस्सा जो है फैक्ट्री का वो मुनहदम भी हो चुका है और बताया जा रहा है कि एक ही हिस्से में आग लगी थी, जिसे आगे बढ़ने से जो फायर ब्रिगेड ने रोक दिया। इस वक्त भी 16 फायर टेंडर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें जो है वो 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जिसमें जो 25 से ज्यादा फायर फाइटर इस वक्त जो है वो इस आग पर काबू पाने में की कोशिशें कर रहे हैं। स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है। तो बताया जा रहा है कि रात के पहर जो है वो पानी की फरावानी से जब जो है वो फराहम ना किया गया तो उसकी वजह से जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना था। लगातार जो है उसके बाद वाटर बोर्ड की जानिब से और अतराफ की दीगर फैक्ट्री एरिया से जो है वो पानी की फराहमी भी जो है वो मुसलसल जारी रखते हुए अभी भी जो है वो
इस वक्त आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का ये कहना है कि अब से कुछ देर के बाद हुई देर के आग पर काबू पा लिया जाएगा और कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जबकि जो है वो आग लगने से जो है एक बड़े हिस्से को फैक्ट्री के जो है वो बचा लिया गया, वहाँ आग फैलने से उसे रोक दिया गया। जबकि जो है वो काफी जो है वो बड़ी तादाद में फोम भी इस्तेमाल किया। जबकि इस हवाले से फैक्ट्री मालिक का जो है ये दावा था कि कल दोपहर जब आग लगी थी फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, शाम फायर ब्रिगेड जो है वो ताखिर से पहुंची और उन्होंने जो है वो फोम भी इस्तेमाल नहीं किया। फोम भी उन्होंने जो है वो फैक्ट्री मालिक ने खुद जो है वो साइड एरिया से खरीद कर जो है वो फोम फराम किया और फिर उसके बाद जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। उनका ये दावा था जो फायर ब्रिगेड की जो है वो कोताही के बायस जो है वो फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को जो है वो आग ने अपनी लपेट में लिया था। अब जो है ये कहा जा सकता है कि एक हद तक जो है वो तकरीबन 90% जो है वो आग पर काबू पा लिया गया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि नुकसान का क्या तखमीना लगाया गया है, फैक्ट्री मालिक का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, नुकसान का अंदाजा वैसे तो फौरी तौर पे जो है वो लगाना मुमकिन नहीं है क्योंकि करोड़ों रुपए मालियत का जो है वो सामान इसके अंदर मौजूद था फैक्ट्री में और ताम अब तक जो है वो आग लगने की वजह भी कोई नहीं बताई जा सकी। जो फायर ब्रिगेड हुक्काम से हमारी बात हुई थी उनका ये कहना था कि इस वक्त जो है वो फौरी तौर पे तमाम सूरत हाल का जो है वो सिर्फ जायजा लिया जा रहा है क्योंकि एक बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया, वो गिर गया, मुनहदम हो गया, जिससे जो है वो एंट्री और एग्जिट के रास्ते भी जो है वो नहीं देखे जा सके। ये भी नहीं जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर पता लगाया जा सका है कि आया जो है वो फैक्ट्री में इंतजामिया की कोई कोताही थी या नहीं, या फैक्ट्री में आग लगने की वजह क्या बताई जाती है। उनका कहना था कि फैक्ट्री की आग पर 22 घंटे गुजरने के बाद आग पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है और कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद कूलिंग का अमल शुरू हो जाएगा। रजब अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में आतिशज़दगी के बड़े सानहात का सिलसिला जारी है, लेकिन महकमा फायर ब्रिगेड अपनी हालत नहीं सुधार सका। शहर में फायर स्टेशन की तादाद सिर्फ 22 है, जबकि उसमें से भी निस्फ बंद पड़े हैं। फायर टेंडर्स की सूरत हाल और फायर फाइटर्स की तरतीब का भी फुकदान बताया जा रहा है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कराची में आग लगने के बड़े वाकयात कोई नई बात नहीं, लेकिन इस हसास सूरत हाल में महकमा फायर ब्रिगेड की नाअहली भी किसी से ढकी छुपी नहीं। जापान से तोहफे में मिलने वाले 3 फायर टेंडर्स गाड़ियों की कमी पूरी करने में मसरूफ हैं। आज तक हुक्काम ये जवाब भी देने से कासिर हैं कि तीसरे दर्जे की आग आखिर काबू में क्यों नहीं आ पाती। बल्दिया फैक्ट्री, बर्जर पेंट्स, टम्बर मार्केट, रीजेंट प्लाजा और अब लांडी गारमेंट फैक्ट्री, इन तमाम वाकयात में दीगर इदारों की मदद भी हासिल की गई। शहर में आग बुझाने वाली कुल 48 गाड़ियां हैं, जिनमें से 18 मुकम्मल और 19 जुज़वी तौर पर करार या नाकारा हैं। कराची में 22 फायर स्टेशन हैं, जिनमें से सिर्फ 11 फाल। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर 1 मॉडल फायर स्टेशन और 4 गाड़ियां जरूरी हैं। इस लिहाज से कराची को 200 फायर स्टेशन और 28,800 फायर फाइटर्स दरकार हैं। अगर 2 इमारतों में बैक वक्त आग लग जाए तो फिर इन मकीनों का अल्लाह ही हाफिज, क्योंकि इंतजामिया के पास 2 स्नार्कल हैं जो इस मयार के मुताबिक नहीं कि बुलंद इमारतों से आग बुझा सके। जबकि हुक्काम का कहना है कि हुकूमत फायर फाइटिंग के महकमे को अपग्रेड कर रही है। कराची पैकेज में भी इसके लिए 57 करोड़ रुपए की कतीर रकम रखी गई है। आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची। आपको बताएं, अदाकारा वीना मलिक ने अपने शौहर असद खटक से खुला ले ली है। अदाकारा के वकील का कहना है कि असद खटक के पेश ना होने पर अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था और दूसरी जानिब असद खटक का कहना है कि मेरी वजह से अगर वीना को कोई भी तकलीफ पहुंची है तो वो मुआफ़ी मांगते हैं। खानदान के बड़े सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, वो बहुत जल्द दोबारा एक हो जाएंगे। अदाकारा वीना मलिक और असद खटक की राहें जुदा हो गईं। बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। लाहौर की फैमिली अदालत में खुला का दावा दायर किया गया, जिसका फैसला 31 जनवरी को सुनाया गया। वीना मलिक के वकील का इंकशाफ, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। फैमिली जज कैसर जमील गुज्जर ने दरख्वास्त पर फैसला देते हुए 31 जनवरी 2017 को अदाकारा के हक में डिग्री जारी की थी। वकील के मुताबिक असद खटक की अदम पैरवी पर अदालत ने एक तरफा फैसला सुना दिया। कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। दूसरी जानिब असद खटक का कहना है कि मेरी वजह से अगर वीना मलिक को तकलीफ पहुंची है तो माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं वीना और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूं। अदाकारा वीना मलिक और असद खटक की शादी 25 दिसंबर 2013 को दुबई में हुई। उनके 2 बच्चे हैं जो इस वक्त वीना मलिक के पास हैं। अदालती फैसले के बाद वीना मलिक 2.5 लाख दिरहम के हक महर का 25% वापस करने की पाबंद होंगी।
और मज़ीद तफसीलात से पहले आपको लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब। वो इस वक्त पुलिस से डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर रहे हैं। सलामी के बाद इज्जत मां वजीर आजम प्रोजेक्ट्स का बाकायदा इफ्तिताह फरमाएंगे। लाइव वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और कौमी तराने की रवायती धुन भी बजाई गई। पंजाब पुलिस के थानों को कंप्यूटराइज करने की तकरीब इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब इस तकरीब में शरीक हैं और आपको यहाँ पर बताते चलें कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद सलामी पेश की जा रही है। आपको यहाँ पर बताते चलेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त लाहौर के 2 रोज़ा दौरे पर आ चुके हैं और इस वक्त वो IG ऑफिस में एक तकरीब में शरीक हैं। पंजाब पुलिस के थानों को कंप्यूटराइज करने की ये तकरीब जारी है। इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं, बराह रास्त मनाजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो है वो वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद जो दस्ता है वो सलामी देता हुआ जा रहा है। आपको बताते चले कि चाको चौबंद दस्ते ने पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फिर उसके बाद रवायती अंदाज में कौमी तराने की धुनें बजाई गई हैं। पंजाब पुलिस के थानों को कंप्यूटराइज्ड करने की ये तकरीब इस वक्त जारी है और इस सिस्टम को जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हाथ से जो है वो इसका इफ्तिताह किया जाएगा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पंजाब पुलिस के थानों को कंप्यूटराइज्ड करने की ये तकरीब है और इस तकरीब के ज़रिए तमाम थाने जो है वो आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे और दहशतगर्दी के अलावा और दीगर जितने भी क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी मावनत मिलेगी और जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं उनका डाटा जो है वो इस सिस्टम के तहत ना सिर्फ इकट्ठा किया जाएगा बल्कि अब वो तमाम थानों के साथ इंटरलिंक भी होगा डाटा, ताकि किसी भी थाने से किसी दूसरे थाने को जो है वो लिंक किया जा सकता है और इस हवाले से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इसमें काफ़ी मामलत मिलेगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तक इस सिस्टम का इफ्तिताह कर रहे हैं और इफ्तिताह के बाद अब दुआ की जा रही है। पुलिस के दस्तों ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आपको यहाँ बताते चलें कि गवर्नर पंजाब इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी उनके हमरा वहाँ पर खड़े हैं और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ IG पंजाब जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तमाम इस तकरीब में मौजूद हैं और इस वक्त इफ्तिताह करने के बाद दुआ की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पर इस तकरीब के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने हाथों से जो है वो इस सिस्टम का इफ्तिताह किया है। इस सिस्टम के ज़रिए पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी लाई जाएगी और तमाम थाने जो हैं वो आपस में ना सिर्फ इंटरलिंक होंगे बल्कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो अब एक जगह पर एक सर्वर पर मौजूद होगा और तमाम थानों से उसको आसानी से एक्सेस किया जाएगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर कर दिया गया है और आप एक जगह पर बैठ कर मुख्तलिफ थानों के साथ इन टच रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज इस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। पंजाब के गवर्नर, वज़ीर आला और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इस तकरीब में मौजूद थे। पंजाब पुलिस के
थानों को कंप्यूटराइज करने की ये तकरीब है। और आपको बताते चलें कि इस तकरीब के आगाज़ में ही चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और उसके बाद कौमी तरानी की रवायती धुन बजाई गई और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर वहाँ पर सलामी भी पेश की गई। और अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस सिस्टम के इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सिस्टम का जो है वो जायज़ा लेने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और आज इस इफ्तिताह के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो है वो पंजाब में जारी ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर में मौजूद हैं, उनके दौरे के हवाले से भी आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे वीना मलिक की जानिब से खुला के दावे के हवाले से। लाहौर के फैमिली अदालत में खुला का यह दावा दायर किया गया था। वीना मलिक और असद खटक के दरमियान काफी अरसे से इख्तलाफात चल रहे थे। अदालत ने अदाकारा को हक महर की रकम से 25,000 दिरहम शौहर को अदा करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मॉडल और अदाकारा वीना मलिक और असद खटक की राहें बिलाखिर जुदा हो गई हैं और मुतनाज़ा अदाकारी से शोहरत हासिल करने वाली इस अदाकारा ने अपने शौहर असद खटक से खुला ले लिया है। जाहिदा मलिक उर्फ वीना मलिक की जानिब से खुला का ये दावा लाहौर की फैमिली अदालत में दायर किया गया था, जिस पर फैमिली जज कैसर जमील गुजर ने उनके हक में यह डिग्री जारी की है। इस हवाले से वीना मलिक का दावे में ये मौक़िफ़ था कि उसका अपने शौहर असद खटक के साथ काफी अच्छे से लड़ाई झगड़ा चल रहा था और इख्तलाफात के बाइस अब इनका इकट्ठे रहना भी मुमकिन नहीं था, लिहाजा खुला की डिग्री जारी करने की इस्तदा की गई थी। ताहम बहुत शुक्रिया शुएब अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। अरे आज फिर बाल धोए? रोज रोज बाल धोना अच्छा नहीं होता बेटा, बाल कमजोर का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम खबर शामिल करते हैं कोयटा के मनान चौक से, जहां पर फायरिंग से 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग आपसी दुश्मनी की बिना पर की गई है। जख्मियों को इस वक्त सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा से आपको ये मनाजिर भी दिखा सकते हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर, जहां मनान चौक पर फायरिंग से 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग आपसी दुश्मनी की बिना पर की गई। उधर रावलपिंडी से रोशन मुस्तकबिल की तलाश में तुर्की जाने वाले 3 नौजवानों को गुज़िश्ता रोज अगवा कर लिया गया था। ज़ीशान, मुदस्सिर और फरीद को इस्तांबुल से अगवा किया गया, जबकि अगवाकारों ने तीनों की रिहाई के लिए $60,000 तावान तलब किया है। अगवाकारों ने लवाहिकीन को 48 घंटे की डेडलाइन भी दे दी है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी से रोशन मुस्तकबिल की तलाश में तुर्की जाने वाले 3 नौजवानों को गुज़िश्ता रोज अगवा कर लिया गया था और ज़ीशान, मुदस्सिर और फरीद को अस्पताल से इस्तांबुल से अगवा किया गया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी। जी खालिद, बताइएगा आपके पास मजीद तफसीलात क्या हैं? नुमाइंदा न्यूज़ जाले चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। सही मायनों में उनसे रब्ता बहाल करते हैं और आपको बताते चलें कि रावलपिंडी से रोशन मुस्तकबिल की तलाश में तुर्की जाने वाले 3 नौजवानों को गुज़िश्ता रोज़ अगवा कर दिया गया था। ज़ीशान, मुदस्सिर और फरीद को इस्तांबुल से अगवा किया गया था। आपको बताएं कि ज़ीशान, मुदस्सिर और फरीद को इस्तांबुल से अगवा किया गया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी। जी खालिद चौधरी, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ीशान के घर पर और बताते चले कि इस्तांबुल में अगवा होने वाले ये 3 नौजवान जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, और बताते चलें कि आज अगवाकारों ने 6 बजे शाम की डेडलाइन दी है कि आज शाम 6 बजे तक उन्हें जो उनकी मतलूबा रकम है अगर ना मिली तो वो अपनी आइंदा जो भी है उसके हवाले से फैसला करने पर मजबूर होंगे। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं और बात करते हैं ज़ीशान की वालदा से कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अगवाकारों ने लवाहिकीन को तावान अदायगी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन भी दे दी है। रावलपिंडी से तुर्की जाने वाले 3 नौजवान अगवा कर लिए गए हैं। $60,000 तावान उनसे तलब किया गया है। और आपको यहाँ पर बताते चलें कि रावलपिंडी से ये रोशन मुस्तकबिल की तलाश में तुर्की जाने वाले ये 3 नौजवानों को गुज़िश्ता रोज़ अगवा कर लिया गया था। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं, हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अच्छा खालिद, यहाँ पर ये बताइएगा कि आप उनके अहले खाना के साथ मौजूद हैं, कैसे उनको इतला मिली कि उनके जो ये बच्चे हैं अगवा हो चुके हैं?
जी उन्हें सोशल मीडिया पर आईएमओ के ज़रिए ये उन्होंने इतला दी कि उनके जो हैं बच्चे जो हैं अगवा कर लिए गए हैं और उनकी डिमांड है कि उन्हें जो है 20 लाख पाकिस्तानी रुपयों में फ़ी कर्ज जो है तकरीबन 60 लाख रुपए जो तीनों बच्चों के बनते हैं वो अदा किए जाएं तो वो इन बच्चों को छोड़ देंगे। इस वक्त हम ज़ीशान के घर पर मौजूद हैं और उनकी वालदा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी असानी हुकूमत अगे अपील है, असाने बच्चे वापस कर सबू गरीब हाँ को नहीं पैसे अस कुतू 60 लाख दे त्रिया बच्चों ना 60 लाख मंगने ना को कोई पैसे नहीं अस कुतू दे असा बहु गरीब मैं दार किन के बच्चा बाहर भेजा सी कर्जा लोगों को किन के मैं वो को नहीं मकाया तो मैं कुतू पैसे दे नौ जालमो यही असानी अपील है। चौधरी निसार अगे असाने बच्चे वापस पाकिस्तान भेज जोड़ो। जी आपने सुना ज़ीशान की वालदा का कहना है कि उनके बच्चों को बाजियाब करवाने के लिए चौधरी निसार अली खान अपना किरदार अदा करें और हमारे साथ मौजूद हैं फरीद की सास, हम उनसे भी बात करते हैं वो इस हवाले से क्या बताती हैं। जी असा हुकूमत अगे अपील कर रहे हैं जे फरीद ने 2 बच्चियां ही ना, एक 1.5 साल की है और एक 3 दिन की है। असा हुकूमत और चौधरी निसार का ये अपील है जी असाने बच्चे जेड़े ना वो वापस हों। जी इस वक्त हमारे साथ जो है अपना मुदस्सर की वालदा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या तुर्की जाने वाले 3 नौजवान इकबाल वाहिकीन के साथ इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। खालिद, खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए नियो न्यूज़। वेलकम बैक। मौसम के हवाले से खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कि बर्फ से ढके पहाड़ों को छूकर आती हवाओं ने सर्दी की शिद्दत एक बार फिर से बढ़ा दी है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान, हजारा, शुमाली लाहौर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। सर्दी लौट आई। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों को छूकर यकबस्ता हवाओं ने लाहौर समेत कई शहरों में मौसम ठंडा ठार कर दिया। द्यामर में तांगीर, बाबूसर टॉप, न्याड, बटूका टॉप और बलाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फ के गाले गिरने लगे। कई इलाकों में पारा नुक्तन जमात से गिर गया। कोयटा में भी सर्दी ने रंग जमा दिया। कराची में गर्द हवाएं चलने लगी। रात गए दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हवाएं चलने का सिलसिला शाम तक जारी रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश रहने के अलावा तेज हवाएं चलेंगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है। पेशावर ज़ल्मी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज, मोहम्मद असगर, जुनैद खान, वहाब रियाज, हसन अली और कामरान अकमल आज कैंप में शरीक नहीं हुए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बादेस। इब्राहिम, बताइएगा आज लगने वाले कैंप के हवाले से कौन कौन से खिलाड़ी शरीक हुए और कौन से नहीं। इब्राहिम बादेस से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे। हांगकांग का मैदान मिसबाउल हक को राज आ गया है। चौकों और छक्कों की बरसात थमने में ही नहीं आ रही। हांगकांग में खेले जाने वाले काउंटी मैच में 6 बॉलर्स 6 छक्के मारकर सबको हैरान कर दिया। आपको बता रहे हैं कि मिसबाउल हक को हांगकांग का मैदान रास आ गया है। चौकों और छक्कों की बरसात है कि थमने में ही नहीं आ रही। हांगकांग में खेले जाने वाले काउंटी मैच में 6 बॉल्स पर 6 छक्के मारकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।